आभामंडल रूपी विद्युत संपदा का नियोजन सदुपयोग। चेतन प्रकृति एवं मनुष्य सहित अन्य जीवधारियों के बीच सृष्टि ने एक ऐसी विधि व्यवस्था भी निर्मित की है जिसे परस्पर अन्योन्याश्रित अनुशासन नाम दिया जा सकता है। सारा जीव जगत न केवल अपने दैनंदिन क्रियाकलापों अपितु विकास हेतु उस प्राण संपदा से जुड़ा हुआ है जो समष्टि रूप में उसके चारों ओर विद्यमान है। मानव, पादप वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु सभी इस चक्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह पर्यावरण चक्र ही जीव जगत की सुनियोजित कार्य पद्धति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस व्यवस्था में कहीं भी तनिक व्यतिरेक आने पर, मानव द्वारा उसमें छेड़छाड़ किए जाने पर परिणतियाँ विषम होती हैं। मनुष्य को आदि व्याधियों से जूझना पड़ता है। पर्यावरण संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। अंततः आकाश के पोले ईथर भांडागार में भरी यह प्राण संपदा है क्या एवं किस प्रकार जीवधारियों को प्रभावित करती है, इस पर वैज्ञानिकों ने भी गहराई से अनुसंधान किया है एवं अपना अभिमत व्यक्त किया है। जीवधारी जिस वातावरण में रहते हैं वह कितनी विपुल ऊर्जा संपदा अपने अंतराल में छिपाए हुए हैं, इसकी सहज ही कल्पना नहीं होती। हम निरंतर बाह्य वातावरण से श्वास खींचते व छोड़ते रहते हैं। प्राणवायु रूपी ऑक्सीजन यदि थोड़ी देर न मिले तो जीना दूभर हो जाए। सारे शरीर की गंदगी अन्य मार्गों के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रश्वास द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा हर मिनट 15 से 20 बार छोड़ी जाती है। मोटे रूप में यही व्यक्ति का पर्यावरण से आदान प्रदान क्रम माना जाता है। तनिक गहराई में देखें तो पाते हैं कि हर जीवधारी एक समर्थ एवं सशक्त विद्युत मंडल से घिरा हुआ है। आयनोस्फीयर की सबसे निचली परत पृथ्वी से 60 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों के मध्य स्थित इस आयनमंडल में लगभग 5 वोल्ट प्रति मीटर के औसत से विद्युत का दबाव बना हुआ है। हर व्यक्ति को घेरे एक सूक्ष्म विद्युत रूपी कवच प्राण ऊर्जा का समुच्चय है एवं यही शरीरगत गतिविधियों एवं मस्तिष्कीय क्रियाकलापों पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डालता है। विद्युत आवेश धन व ऋण 2 में बटा होता है। मनुष्य के लिए ऋण विद्युतधारी आयन्स की मात्रा का अधिक कम होना ही बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन जाता है। ये ऋण आयन्स श्वास से भी अंदर जाते हैं एवं त्वचा से भी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश की गति के समकक्ष चलने वाले फोटॉन्स के समरूप न्यूट्रिनो कण माइंटास भी सूक्ष्म रूप से बिना किसी प्रतिरोध के शरीर एवं मस्तिष्क के विद्युत मंडल से आदान प्रदान करते रहते हैं। सबसे पहले बर्कले विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के अल्बर्ट पॉल क्रूगर ने आज से कुछ वर्ष पूर्व यह प्रतिपादित किया था कि शरीर व मस्तिष्क में सूक्ष्म रसस्रावों की वृद्धि तथा स्फूर्ति एवं सक्रियता के लिए ऋण आयनों का वायुमंडल में होना अत्यधिक आवश्यक है। यह प्रभाव पूरी तरह इन आवेशित कणों की मात्रा पर निर्भर है। धन आवेशित कणों का जब भी बाहुल्य होता है व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। चिड़चिड़ापन, थकान एवं एकाग्रता में कमी नजर आती है। जैसे ही वातावरण में ऋण कण बढ़ा दिए जाते हैं तनाव क्रमशः कम होने लगता है एवं व्यक्ति की चैतन्यता स्फूर्ति में वृद्धि आ जाती है। मनुष्य के चारों ओर जन्म के बाद गर्भावस्था से बाहर आते ही ऋण आयन का घेरा बन जाता है एवं अंत तक यही उसे प्राण का शक्तिपुंज बनाते हुए जीवनी शक्ति उसमें फूंकता रहता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि गर्भ में स्थित भ्रूण के लिए भी विधाता ने ऐसी ही व्यवस्था कर रखी है ताकि वह रज्जु से जुड़कर माँ से पोषण पाने के अतिरिक्त एमनियाटिक द्रव्य रूपी अपने कवच से भी रासायनिक आदान प्रदान करता रहे। यह थैली न केवल शाक एब्जॉर्बर की भूमिका निभाती है वरन इसमें विद्यमान विद्युत कण, एंजाइम्स आदि का भी भ्रूण से आदान प्रदान क्रम बराबर चलता रहता है। गर्भकाल के समापन के तुरंत बाद अत्यधिक प्रतिकूलताओं से भरे विद्युत विभव युक्त वातावरण में उसका आवागमन होता है। यहाँ उसे ऋण आयन का यह गोला सुरक्षा प्रदान करता है। प्रकारांतर से इस विद्युत पुंज को थियोसॉफी के मत से वाइटल बॉडी कह सकते हैं। भारतीय
अध्यात्म मतानुसार इसे प्राणमय कोश का बहिरंग में अभिव्यक्त होने वाला रूप माना जा सकता है। वैज्ञानिक मतानुसार स्वच्छ वायु में प्रति घन सेंटीमीटर 1500 से 4000 आयंस होते हैं। चूँकि पृथ्वी का आवेश ऋण प्रधान है, इस वायु कवच में भी ऋण धन का अनुपात 90:10 का होता है। प्रदूषण रहित नैसर्गिक वायुमंडल हरितिमा स्वच्छ झरनों से युक्त स्थानों पर ऋण आयंस अधिक होते हैं। ऐसे वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों की जीवनी शक्ति, मनोबल अधिक होने से रोग शोक इन्हें नहीं सताते एवं ये सदैव स्वास्थ्य लाभ कर विध्यात्मक चिंतन में लीन होते देखे जाते हैं। औद्योगिकरण, जनसंख्या का बाहुल्य, निर्माणीकरण एवं प्रदूषण से ऋण आयंस घटते चले जाते हैं। धन आयनों की मात्रा अधिक होने से श्वास से ली जाने वाली वायु भी विकार युक्त होती है। ऐसे स्थानों पर मनोविकारों, असाध्य रोगों का बाहुल्य होता देखा जाता है। आत्महत्या, आक्रामक वृत्ति एवं अपराधों को जन्म देने में ऋण आयनों की कमी प्रधान हो सकती है, चूँकि ये सीधे मानवीय काया एवं मस्तिष्कीय विद्युत प्रवाहों पर प्रभाव डालते हैं। अतः मनुष्य के दैनंदिन क्रियाकलाप इनकी कमी व धन आयनों की बढ़ोतरी से निरंतर प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों ने शिथिलता, बेचैनी, तनाव आदि मिटाने के लिए उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर ऋण आयन जनरेटर बनाए हैं, जो निरंतर वायु को शुद्ध कर मनुष्य के आसपास ऋण आवेश का कवच विनिर्मित करते रहते हैं। ये जनरेटर चालू होते ही 3500 ऋण एवं 100 धन आयंस प्रति घन सेंटीमीटर पैदा करते हैं एवं बंद होने पर लगभग 5 से 6 घंटे तक 550 ऋण व 500 धन आयंस का अनुपात आसपास के वातावरण में बनाए रखते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से जब अध्ययन किया गया तब पता चला कि नैसर्गिक वातावरण की तुलना में विनिर्मित कणों में स्वास्थ्यवर्धक, प्रफुल्लता बढ़ाने वाले गुण नहीं थे। एयर कंडीशनर का प्रयोग भी जहाँ तहाँ होता देखा गया, वहाँ इन आयंस की मात्रा 0 के बराबर पाई गई। यही कारण है कि अब वैज्ञानिक भी सैनिटोरियम, बड़े बड़े निर्णय लेने वाले अधिकारियों के कार्यालयों आदि के आसपास कृत्रिम झरने, फव्वारे आदि लगाकर हरितिमा को भी स्थान देते हैं। मात्र परिस्थितियाँ ही मानव के आयनमंडल का निर्धारण नहीं करती। यह भी पाया गया है कि किन्हीं व्यक्तियों में मन के बेचैन, अस्त व्यस्त, तनावग्रस्त होने पर उनके आसपास का विद्युत मंडल ही बदल गया। ऋण आयनों का स्थान धन आयनों ने ले लिया। इसके लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन भर से मुक्ति पानी होती है। रोगग्रस्त व्यक्तियों एवं प्रारंभिक लक्षणों का विश्लेषण करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि मन के विचार तरंगों के अनुरूप ही बाहर का आयनमंडल और शुद्ध भाषा में कहें तो आभामंडल बदलता रहता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रैंक हॉकिंसायर एवं रॉकफेलर विश्वविद्यालय के डॉक्टर जोनाथन चेरी ने विश्लेषण कर पाया है कि थकान, तनाव, एकाग्रता में कमी, असंयम, चिड़चिड़ापन जैसी मनोस्थिति जैसे जैसे रोगी के अंदर विकसित होने लगती है, उसका आयनमंडल अपना आवेश खोकर धनात्मक होने लगता है। कई रोगियों में तो इस विश्लेषण के आधार पर ही इन मनोविकारों की, जिनके संबंध में रोगी बहुधा मौन देखे जाते हैं, तथा भावी प्रतिक्रियाओं की पहले से भविष्यवाणी भी की जा सकती है। वैज्ञानिकों का कथन है कि केंद्रीय स्नायु संस्थान की क्रिया प्रणाली बड़ी वैचित्र्यपूर्ण है। पुरुषों से स्वचालित संस्थान ANS में ऋण आयनों को धन में बदलने के अवसर अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण वे रोगी भी जल्दी होते हैं। इसमें परिस्थितियों का क्रम, मन मस्तिष्क की बनावट का अधिक हाथ होता है। इनकी तुलना में स्त्रियां भावुक होते हुए भी दृढ़ स्वचालित संस्थान होने के नाते कम रोगी होती देखी जाती है। उनका विद्युत कवच भी पुरुषों की तुलना में ऋण आवेशों से अधिक भरा होता है। भावनात्मक, उद्वेगजन्य, शारीरिक रोग इसी कारण उन्होंने स्त्रियों में कम पाए। मनःस्थितिजन्य आयंस के प्रभाव एवं पर्यावरण से उत्पन्न होने वाले रोग कारक आयंस की प्रतिक्रियाओं को जानने के बाद एक विलक्षण प्रसंग की चर्चा भी यहाँ अभीष्ट हो जाती है, जिसकी आज पश्चिम में बड़ी चर्चा है। इल्विंग्स
बुरी हवाओं का बहना के रूप में मौसम में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन इन दिनों समाचारों की सुर्खियों में है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कथन है कि नमी से भरी तेज पूर्वी हवाएं कभी कभी वातावरण में अनायास ही धनात्मक आयंस का अनुपात बढ़ा देती है। बेदरिंग नामक पुस्तक में स्टीफन रोजेन लिखते हैं कि जब ये हवाएं सम्यक प्रदूषण एवं पर्यावरण असंतुलन के कारण बहती हैं तो क्षय रोगियों में प्रसुप्त रोग के उभर आने, मृगी का दौरा आने के अवसर बढ़ जाते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण तनाव एवं चिड़चिड़ापन व्यक्तियों में बढ़ते देखा जाता है, जिससे आत्महत्या, आक्रामक वृत्ति, दमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे घटनाक्रमों का अनुपात उन क्षेत्रों में बढ़ जाता है। दक्षिणी हवाएं रक्त का थक्का जमने का समय कम कर देती हैं, जिससे शरीर में कहीं भी अनायास रक्तस्राव एवं लकवे का प्रकोप हो सकता है। ऐसा उनके साथ घटते अधिक देखा जाता है जिनके आसपास ऋण आवेश की मात्रा पूर्व से ही कम हो। स्विट्जरलैंड, बवेरिया जैसे अल्प्स पर्वत की तलहटी में बसे क्षेत्रों में इस हवा को फोहैन नाम दिया गया है। वहाँ जब यह हवा बहती है, सड़क पर दुर्घटनाएं अनायास से बढ़ जाती है। लोग घरों में रहना पसंद करने लगते हैं जब तक कि हवा का प्रभाव समाप्त न हो जाए। हम सभी इस अभिमत को मानने लगे हैं कि रोगों का कारण जानने के लिए विस्तृत तथा सूक्ष्म पर्यवेक्षण अनिवार्य है। इससे भावी घातक व्याधियों से बचना भी संभव है एवं वांछित आयनमंडल विकसित कर नैसर्गिक जीवन क्रम अपनाकर जीवनी शक्ति का बढ़ाया जाना भी शक्य है। व्यवहार विज्ञानी एवं प्रख्यात स्नायु विशेषज्ञ इस संबंध में पौरस्त्य दर्शन में वर्णित साधना उपक्रमों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इनके माध्यम से अपने बहिरंग वातावरण को ऋण आवेश युक्त बनाना संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग साधना के द्वारा प्राण ऊर्जा का संवर्धन बड़े प्रकार संभव है। इसके लिए उचित वातावरण मिल सके तो ठीक, नहीं तो आत्मशोधन एवं साधना प्रक्रिया से भी मनःस्तुति द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ भी निर्मित की जा सकती है। विज्ञान का यह स्थूल पक्ष तो इस दिशा में संकेत भर देता है। इससे आगे की शरीर की सटलर जानकारी एवं उसे उपकरण मानकर विद्यमान ऊर्जा संपदा का सदुपयोग सुनियोजन योग शास्त्रों में वर्णित है। इस ज्ञान का लाभ उठाया जा सके तो वह सब कुछ अर्जित कर सकना संभव है जिसे रिद्धि सिद्धियों के रूप में वर्णित किया जाता रहा है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ